है अर्थ विज्ञान। अर्थ विज्ञान हम पहले से जानते हैं कि एक शब्द है और एक अर्थ है। शब्द और अर्थ ये दोनों मिलकर भाषा का रूप बनते हैं। ठीक है, शब्द की क्या महत्ता है और अर्थ की क्या महत्ता है। तो ऐसा लगता है कि शब्द जो है वो बाहरी तत्व है और अर्थ जो है वो आंतरिक तत्व है। जैसे मनुष्य नामक अगर भाषा है तो उसका एक शरीर है और एक उसका आत्म तत्व है। तो शब्द जो है वो शरीर है जिसके अंदर आत्मा जो है सूक्ष्म रूप में विद्यमान करती है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ये कहें कि अर्थ इंपॉर्टेंट है, शब्द इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। बिना शब्द के अर्थ कहीं टिकेगा नहीं। और केवल अर्थ इंपॉर्टेंट है ऐसा भी नहीं है। अर्थ को कोई शब्द ही धारण करता है। ठीक है, तो हम इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि केवल शब्द ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम यहां आज जो बात करेंगे उसमें अर्थ से संबंधित कई बातें करेंगे। एक बात करेंगे हम अर्थ की परिभाषा की। एक बात हम करेंगे अर्थ संबंधी पाश्चात्य विचारकों के क्या मत हैं, और फिर हम बात करेंगे भारतीय विचारकों के क्या मत हैं, उनकी दृष्टि में अर्थ कितने प्रकार के हैं। फिर हम अर्थ की दिशाएं देखेंगे, कितने प्रकार की अर्थ की दिशाएं होती हैं। फिर हम अर्थ के परिवर्तन की ओर भी चलेंगे। ये सारी बातें आज के इसमें होनी है। जितनी भी लंबी क्लास होगी आज इसे कंप्लीट कराएंगे, आज यही रखेंगे आज हम। ठीक है, और कुछ बच्चे कह रहे थे कि हम इसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम को पढ़ाएं, लिटरेचर अभी ना स्टार्ट करें, व्याकरण अभी स्टार्ट ना करें, तो अभिव्यक्ति और माध्यम पर बात हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी और एक बार विचार कर लें तो फिर हम कल से नया विषय स्टार्ट करेंगे। क्या करना है, व्याकरण, अभिव्यक्ति के माध्यम या इतिहास। ठीक है, मेजॉरिटी में आप लोग बता दीजिए, हम बात कर लेंगे उसमें। आइए, अर्थ विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो अर्थ विज्ञान में सबसे पहले हम परिभाषाओं से लेकर चलते हैं कि अर्थ की क्या परिभाषा है। तो सबसे पहले भर्तृहरि की परिभाषा, संस्कृत के विद्वान हैं, नीति शतक लिख रहे हैं, उनकी दृष्टि में अर्थ क्या है। ये अर्थ को वाक्य की आत्मा मानते हैं। कि अर्थ क्या है, वाक्य की आत्मा है। ये वाक्य का अभिप्राय भी समझ लीजिए, वाक्य ही भाषा बनता है। अभी मैंने लिखा था शब्द प्लस अर्थ इज इक्वल टू भाषा। इसका मतलब ये था शब्द प्लस अर्थ के मिलकर क्या बन रहा है, एक वाक्य बनता है। वही वाक्य भाषा का रूप है। केवल शब्द अपने आप में भाषा का रूप नहीं होगा। अब आइए, ब्लूमफील्ड क्या कहते हैं। ब्लूमफील्ड के अनुसार वह स्थिति जिसमें वक्ता किसी भाषिक रूप का प्रकाशन करता है और श्रोता से जिस प्रकार की प्रतिक्रिया की अपेक्षा करता है, वह अर्थ है। ब्लूमफील्ड के अनुसार जिसमें वक्ता जो शब्द बोल रहा है और श्रोता से जिस प्रकार की प्रतिक्रिया की उम्मीद करता है कि मैंने शब्द बोला वो यही इसका मतलब समझ ले, तो वो जो समझता है वो क्या कहलाता है, अर्थ। ठीक है, वक्ता शब्द देता है और अगर सुनने वाला उस शब्द से
जो प्रतिक्रिया दे रहा है, मतलब जो कुछ से लग रहा है, वो क्या कहलाएगा? अर्थ, यानी उसको अर्थ समझ आ रहा है। इसके बाद शिलर का नाम नोट करें। शिलर के अनुसार अर्थ अनिवार्यतः व्यक्तिगत होता है, क्योंकि किसी वस्तु का अर्थ उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। जो उस वस्तु का अभिप्राय रखता है। हो सकता है ये परिभाषा बड़े पूरी ना आकर छोटा सा हिस्सा आ जाए कि अर्थ का संबंध व्यक्तिगत होता है या अर्थ अनिवार्यता व्यक्तिगत होता है, इतना भी आ सकता है, क्योंकि हम सब अपने अपने इंडिविजुअल स्तर पर उसका अर्थ लेते हैं। एक शब्द का शब्द एक ही होता है, लेकिन उसका हम सब अलग अलग अर्थ लेते हैं। अभी कोई बोलेगा कि आज क्लास लगेगी, तो एक व्यक्ति जो सुन रहा है, इंडिविजुअल विशेष, उससे मैं बात कर रहा हूं, तो उसका मतलब है कि आज क्लास होनी है या नहीं होनी है। और हो सकता है दो दोस्त आपस में बात कर रहे हो और वो कह रहे हैं आज तो क्लास लगेगी, आज क्लास लगेगी। हो सकता है वो जो आजकल की भाषा व्यंग्यात्मक है, क्लास लगेगी के मतलब हमारी आज पिटाई होगी, तो क्लास का मतलब पिटाई से भी हो सकता है। तो व्यक्ति विशेष क्या अर्थ ले रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो शिलर का मानना है अर्थ का संबंध कैसा होता है? मूलतः व्यक्तिगत होता है। अब आइए द्वारिका प्रसाद सक्सेना। द्वारिका प्रसाद सक्सेना का क्या मानना है? अर्थ शब्द की ऐसी आंतरिक शक्ति है जो शब्द के उच्चारण करते ही उस वस्तु की प्रतीति कराती है। इसे कह रहे हैं अर्थ। यह शब्द की आंतरिक शक्ति है। मैंने पहले भी लिखवाया था उससे पहले, जो शब्द के उच्चारण करते ही उस वस्तु की प्रतीति बोध कराती है कि किसकी बात हो रही है, वो कहला रहा है क्या? अर्थ। तो द्वारिका प्रसाद मिश्र की परिभाषा बहुत अच्छी है। अगर हम बात करें तो ये आपसे पूछ सकता है, तो आप इसे बताएं। क्लियर हुआ यहां तक? तो अर्थ क्या है के लिए सबके जो अपने विचार हैं अपने अलग अलग है। पतंजलि के अनुसार शब्द द्वारा ही अर्थ की प्रतीति होती है। ये भी यही कह रहे हैं, अर्थ की जो प्रतीति होती है वो किसके द्वारा होती है? शब्द के द्वारा होती है। या यूं कहें, शब्द के द्वारा जो प्रतीत होता है उसे क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। ये कह लें, अभिव्यक्ति होती है वो कह लें। अब आइए तुलसीदास ने क्या कह दिया। तुलसीदास का मानना है कि शब्द और अर्थ की स्थिति अलग अलग नहीं है। शब्द और अर्थ दोनों ऐसे हैं जैसे पानी और पानी की लहर। तुलसीदास का मानना है
शब्द और अर्थ की सत्ता पानी और उसकी लहर की भांति है। जैसे पानी और लहर दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन दोनों का अलगाव नहीं है, दोनों का संबंध आप डिफाइन नहीं कर सकते। पानी में से एक लहर बनती है, आपको दिखती है, अगले पल नहीं दिखती है, अगले पल कुछ और लहर बनती है। तो शब्द जो हैं, उन्हीं शब्दों में से न जाने कितने ही अर्थ लहरों की भांति उभर कर आते हैं। तो तुलसी की का जो कथन है मूल, वो भी लिख लीजिए। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न ना भिन्न। गिरा, गिरा मतलब वाणी, अर्थ अर्थ ये कैसे हैं? गिरा का मतलब वाणी यानी शब्द, और ये अर्थ जल और वीच, वीची मतलब लहर के समान हैं और इनमें कोई भिन्नता नहीं है। जैसे पानी और लहर में कोई भिन्नता नहीं है, वैसे ही शब्द और अर्थ में कोई भिन्नता नहीं है। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें, इसमें लिटरेचर भी कवर होता है, इसमें हमारा व्याकरण भी कवर हो रहा है, इसमें भाषा विज्ञान भी इस कोटेशन में। तो इसलिए हो सकता है पेपर में दे दे एक ये बात कि ये किसकी पंक्ति है, हो सकता है तो सब बता दें, लेकिन ये पंक्ति किस संदर्भ में है? तो शब्द और अर्थ के संबंध, भाषा के संबंध में है, ये कहें। ठीक है, या सीधा पूछ लें, तुलसीदास की दृष्टि में शब्द और अर्थ का संबंध कैसा है? अभिन्न है, ये आप बताएंगे। अब आइए, अर्थ की प्रतीति कैसे होती है? प्रतीति अभी मैंने बताया, बोध। कैसे पता लगता है अर्थ का? मैंने कोई शब्द बोला तो आपको उसका अर्थ कैसे पता लगा? दो तरीके से पता लगेगा आपको अर्थ उसका। एक आत्मानुभव से और एक परानुभव से। आत्मानुभव मतलब अपने आप आपने जो कुछ अनुभव किया, उससे जो कुछ प्राप्त हुआ, वो कहलाएगा अर्थ। जैसे कहते हैं ठोकर खाकर ही अकल आती है, तो आपने खुद अनुभव किया, ठोकर खाई तब अकल आई। तो ऐसे ही खुद अनुभव करके कुछ चीजों के अर्थ आप निकालते हैं। तो आत्मानुभव, जैसे चीनी मीठी है, अब ये अर्थ की चीनी मीठी है, ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, दूसरे के अनुभव से जानने की चीज नहीं है। आप खुद चीनी खाइए, आपको पता लग जाएगा। लेकिन कुछ चीजें, कुछ अर्थ ऐसे हैं जो दूसरे के द्वारा बताए जाने पर ही हमें पता लगते हैं और अपना लेते हैं दूसरे के अनुभव से। परानुभव, जैसे कोई कहे कि जहर कड़वा है, तो मान लीजिए आपको उसका अनुभव लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है जहर कड़वा न हो सकता है जहर का कोई स्वाद ही न हो सकता है जहर मीठा हो, लेकिन किसी ने अगर कह दिया तो आपको मानना पड़ेगा ये कि जहर कड़वा है, आप उसकी टेस्टिंग खुद ना करें। क्लियर हुई बात? तो बहुत सारे अर्थ अपने अनुभव से पता लगते हैं, कुछ दूसरे के अनुभव से पता लगते हैं। जैसे किसी ने अपने अनुभव से कह दिया, जब हमें कोई टीचर मारता था स्कूल में तो हमें लगता था बहुत बेकार टीचर है, कोई क्लास नहीं छोड़ता तो हमको लगता था कि बहुत बेकार टीचर है, कभी तो छुट्टी मारे, कभी तो बीमार पड़े। लेकिन हमें अनुभव से पता लगा कि नहीं, वही टीचर सबसे अच्छा होता है। तो हमने अपने अनुभव से किसी को बताया, पहले टीचर मारते थे, अब मारना जुर्म है, तो हम कहते थे पिटे नहीं तो पढ़े नहीं। तो ये अनुभव हमारा बताता था, दूसरे को मानना पड़ेगा। लेकिन कुछ स्वानुभव की स्थिति में भी आते हैं। मैंने कहा कि ये मेरा अपना स्वानुभव है कि हाँ, पिटे थे तो पढ़ लिए, पिटते नहीं तो शायद नहीं पढ़ पाते।
लेकिन कई बार दूसरे बताते हैं तो उसे भी हमें मान लेना चाहिए। तो दो प्रकार के अर्थ हैं, एक जो अपने अनुभव से पता लगते हैं और एक दूसरे के अनुभव से पता लगते हैं। मोटे तौर पर दो प्रकार से अर्थ की प्रतीति होती है। अब आइए बात करते हैं अर्थबोध के साधन। वही अर्थ का बोध किस तरीके से बेसिकली कराया जाता है, ये तो हम अपने जीवन में आत्मानुभव परानुभव के रूप में लेते ही हैं, लेकिन अर्थ का बोध हम किन माध्यमों से करते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं सब अपना पेन निकाल लें, तो मैंने आपको ये दिखाया पेन, तो आपको पता लगा ये पेन होता है। अगर मैं बोलूं कि कोई एक शब्द कि आप घुइयां खाते हो, तो आप बोलोगे क्या होता है सर, पता ही नहीं। जो मैंने बोला घुइयां खाते हो, आपको नहीं पता क्या है, क्यों? क्योंकि आपको घुइयां का अर्थ नहीं पता। तो मैं क्या करूंगा, आपको वो प्रोडक्ट लाके दिखाऊंगा घुइयां, तब आपके दिमाग में चित्र बन जाएगा उसका, और अगली बार जब कोई पूछेगा आपसे घुइयां खाते हो, तो आप तुरंत बताओगे हाँ या ना। अरबी को घुइयां कहते हैं, ठीक है। तो अर्थ कैसे पता लगता है, तो अर्थ बोध के तीन कारण मोटे मोटे हैं। पहला प्रदर्शन, दूसरा विवरण और तीसरा अनुवाद। ये तीन तरीके। जब आप प्राइमरी क्लास में थे, स्कूल में टीचर ने आपको पढ़ाया नहीं, प्राइमरी तक बेसिकली बोध कराया जाता है, पहचान कराई जाती है, रूप की, रंग की, आकार की, ध्वनियों की, चिन्हों की। पढ़ाया नहीं जाता कुछ भी प्राइमरी तक, सिर्फ क्या होता है, बोध कराया जाता है। इसलिए स्कूल के अंदर आप जाएं तो प्राइमरी क्लास में क्या दिखता है, दीवारें रंगी हुई हैं अल्फाबेट से, नंबर से, कलर से। क्यों? आप बड़े हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आपकी दीवारें तो रंगी हुई नहीं है, सफेद हैं, टूटी फूटी हैं, आप देखते भी नहीं है उनकी ओर। डेस्क भी टूटे फूटे हैं, लेकिन स्कूल के बच्चों के डेस्क भी कैसे हैं, क्योंकि उन्हें बोध कराना है। उठते बैठते जो कुछ दिख रहा है उसकी वो पहचान करें, रंग की पहचान करें, आकार की पहचान करें, ध्वनियों की पहचान करें, बोध। इसलिए टीचर क्या करती है, ये ए है तो उसे ए का प्रदर्शन करेगी, ये ए है, ये पेन है, ये प्रदर्शन करेगी। तो प्रदर्शन से अर्थ आपके जहन में बसता है। एक है प्रदर्शन, दूसरा है विवरण। विवरण मतलब बहुत सारी ऐसी चीज हो सकती है जिसका आप चित्र नहीं दिखा सकते और आपको उसके बारे में बताना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको उसका विवरण की ओर जाना पड़ेगा। जैसे आपको बताना है ठंडा और गर्म, अब बच्चे को ठंडा और गर्म कैसे बताओगे? अब ठंडा नाम का कोई प्रोडक्ट तो नहीं है, गर्म नाम का कोई प्रोडक्ट तो नहीं है कि आपने दिखा दिया ये ठंडा है और ये देखो ये गर्म है। हो सकता है कि आप उसका चित्र बना के दिखा दें एक चाय के कप का, और ये दिखा दें ये गर्म है, और वहीं पर एक पानी का गिलास बनाकर दिखा दें, उसमें बूंदे दिखा दें ये ठंडा। लेकिन कहां, कैसे दिखा सकेंगे, कितना दिखा सकेंगे? बाधा आ जाती है कई बार। आपने ये दिखाया तो हो सकता है बोले कि ये तो कप है, चाय का कप है, आप ये बोलेंगे ये, तो उसने हो सकता है ये ना देखा हो भाव आवाज, इसलिए प्रदर्शन कहीं पर बाधा हो जाएगा। इसलिए विवरण करना पड़ता है कि गर्म क्या होता है। तो उसे कई बार टीचर जो है दिखाकर न, बल्कि उसकी व्याख्या बताती है। वो गर्म जिससे जल जाते हैं, जिससे ये हो जाते हैं। ठंडा सर्दी में आते हैं, गर्मी में जब हम पसीने आते हैं, ये गर्मी है, गर्म। इस तरह से उसकी व्याख्या करते हैं।
अब कई चीजें ऐसी मैंने कहा जिसको हम दिखा नहीं सकते, आत्मा को दिखा नहीं सकते, भूत को दिखा नहीं सकते आप। अब हिमालय पर्वत लाके तो दिखा नहीं सकते, तो कई चीजों का प्रदर्शन होगा और कई चीजों की विवरण, विवरण मीन्स व्याख्या, आप व्याख्या प्रस्तुत करेंगे, क्या है व्याख्या, तब बच्चे के पास बैठेगा। ये होता है जैसे एक शब्द है मजबूर, मान लो, अब बच्चे को बताना है मजबूर का अर्थ क्या होता है। अब बच्चे को क्या पता मजबूर क्या होता है, मजबूर नाम का प्रोडक्ट नहीं दिखाए कहां से, तब क्या होगा, तब उसकी व्याख्या करेंगे कि मजबूर उसे कहते हैं जो किसी काम के करने में असमर्थ की स्थिति में हो। और बहुत सारी चीजों से, और इस शब्द से नहीं समझेगा और हल्के शब्द से समझाओगे और उदाहरण दोगे, कैसे कैसे करके तब उसके पास अर्थ बैठेगा। ठीक है। तीसरी स्थिति है अनुवाद की। बहुत सारी चीजों का अर्थ समझाने के लिए अनुवाद की सहायता ली जाती है। मान लीजिए कोई शब्द है, कोई भी शब्द, मैं कहता हूं छात्र, तो बच्चा पूछेगा सर छात्र क्या होता है, जिसके पास छात्र होता है वो होता है क्या छात्र, नहीं, तो मैं उसका ट्रांसलेशन दूंगा, नहीं स्टूडेंट, तो तुरंत अच्छा, ओ अच्छा। किसी ने पूछा, मान लीजिए शब्द समझा रहे कब्रिस्तान, कब्रिस्तान क्या होता है, अब आप कब्रिस्तान का चित्र तो नहीं दिखा सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, या व्याख्या करोगे कि एक ऐसा स्थान जहां पर व्यक्ति जब मर जाता है तो उसे वहां दफनाया जाता है, उस स्थान को कब्रिस्तान कहते हैं। या तो व्याख्या करेंगे या फिर उसका ट्रांसलेशन करेंगे। कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड, ठीक है, तो आप उसको ये बताएंगे। तो 3 तरीके से अर्थ का बोध कराया जाता है और ये प्राइमरी लेवल पे चलती चीजें। एक बार सब चीजों का बोध हो जाता है, फिर आप उस अर्थ से ऊपर की स्थिति की ओर चलते हैं, फिर आपको इस तरह के रंग, आकार, इन सब के बोध की जरूरत नहीं। ये फाउंडेशन में आपके पास आ चुके होते हैं। ठीक है, ये स्टार्टिंग की एज के हैं और ये तीनों प्रकार के अर्थ की हमें जानकारी होनी चाहिए। जनरल क्वेश्चन कर सकता है अर्थ बोध के साधन कितने हैं, ऐसे करके बात कर सकता है। अर्थ की प्रतीति कितने प्रकार से होती है, 2 प्रकार से। फिर ध्यान रखें, जो ये प्रदर्शन हुआ, ये जो व्याख्या हुई, ये जो अनुभव हुआ, मैंने कहा कोई आत्मानुभव और कोई परानुभव की ओर ही जाएगा इनमें से। टीचर अगर कोई बात बोलती है तो सबको उसका अर्थ पता ना हो, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है किसी को पता हो, आत्मानुभव से या परानुभव से वो बता सकता है। ठीक है, अब आते हैं आगे की ओर। भारतीय दृष्टि से 8 प्रकार से अर्थ आता है। भारतीय दृष्टि से 8 प्रकार से अर्थ आता है। अर्थ के एक रूप नहीं, अर्थ के बहुत सारे रूप हैं। शब्द जैसे एक है, उसका अलग अलग स्थान पर अलग अलग अर्थ प्रयोग होता है। तो भारतीय दृष्टि में 8 है। पहला है व्यवहार, दूसरा है आप्तवाक्य, तीसरा है उपमानगत, चौथा है प्रकरणगत, विवृतिगत, छठा है ज्ञात का सानिध्य, 7वां है व्याकरणगत, 8वां है कोशगत। ये 8 नाम है। पेपर में नेट वालों के लिए तो दिया आ सकता है, इन्हीं में से कोई एक नाम हटा दे। भारतीय दृष्टि में कौन सा अर्थ का प्रकार नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, इनमें से किसी एक का प्रैक्टिकल एग्जांपल पूछ ले आपसे। ठीक है, ये कैसे भी। व्यवहार क्या है पहले इन्हें समझ ले। व्यवहार, बहुत सारे शब्दों के अर्थ
कुछ हो या ना हो, लेकिन हमने अपने जहन में बसा लिए व्यवहार के बल पर, डेली व्यवहार हम जिसका करते हैं। जैसे जिसने आपको जन्म दिया तो आप उसे कहते हैं पापा। अब पापा का मतलब क्या होता होगा, तो ढूंढने जाएंगे, पापा का अर्थ नहीं मिलेगा। चल रहा है पापा अर्थ, तो पापा चल रहा है। पहली बार हमें भी पापा का शब्द पता था, हम भी पापा बोलते थे, पापा पापा जी। और पहली बार जब दुकान पे गए एक खाने का पदार्थ लेने के लिए, जिसे इंग्लिश में रस कहते हैं, RUS के रस, और दुकान पर जाकर हमने बोला ये रस दे देना। अब रस तो पीने का भी रस होता है, लेकिन हमें ये बोला कि रस बता देना, रस ले आना दुकान से। तो मैं उसकी ओर इशारा करके बोल रहा हूं ये रस देना, बोलना अच्छा पापा चाहिए, पापा चाहिए। तो बड़ा अजीब सा लगा। क्यों लगा? क्योंकि रस को ही पापा कहते हैं, हमने पहली बार सुना। तो व्यवहार में हमारे पास जो चल रहा है, हमें पता लगा जितने भी शब्द हैं, चाहे वो पापा हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, ये जितने शब्द हैं, कबूतर है, ये सब जो है बेसिकली हम डेली व्यवहार में देखते हैं, इसलिए हमें इनके नाम पता है और इनके अर्थ से जुड़ गए हैं, बिंब बना लिया। ये कबूतर है, ये बिल्ली है, ये है, ये पापा है, ये मम्मी है, ये सब कुछ है, अलग बिंब बनाकर रहन में रख लिए व्यवहार के अंतर्गत। हो सकता है एक बार अगर किसी बच्चे को डंडा बता दिया ये डंडा है, तो पेन को जिंदगी भर डंडा भी मान सकता है। जिंदगी भर तो नहीं मानेगा, खैर बहुत से ऊपर की स्थिति पर, तर्क की स्थिति पर आते ही वो खंडित हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार व्यवहारगत अर्थ चल रहे हैं। आप्त वाक्य, आप्त वाक्य मतलब होता है प्रचलित धारणागत अर्थ। प्रचलित धारणागत अर्थ, ये प्रचलित धारणागत अर्थ क्या है? किसी ने कह दिया झूठ बोलना पाप है, मान लिया हमने। कोई कह रहा है झूठ बोले कौवा काटे, तो हमने मान लिया। देखा किसी को कोई झूठ बोल रहा है, कौवा काट रहा है, ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन ये चल रहा है। ये जितने भी पाप की बात, पुण्य की बात, पुनर्जन्म की बात, ये जितनी मोक्ष की, सब ये बातें सब कैसी हैं? आप्त वाक्य हैं, जन प्रचलित धारणाएं हैं, और इनको हमने उसी अर्थ में ले लिया है। हमें भी मोक्ष पाना है, पता ही ना हो मोक्ष क्या होता है, मोक्ष का मीनिंग क्या है, मोक्ष कैसे, कुछ नहीं पता, बस मोक्ष का मतलब पता है। प्रचलित धारणा, हमें मोक्ष के लिए संघर्ष करना चाहिए, धारणा है, पता ही ना हो मोक्ष होता क्या है। ये प्रचलित अर्थ है। हो सकता है झूठ बोलना पाप ना हो, पुण्य का काम हो सकता है अच्छी बात हो। झूठ बोले कौवा काटे, हो सकता है कौवा ना काटता हो झूठ बोलने पर, तो आप देखते हैं काटता ही नहीं है। ठीक है, तो ये आप्त वाक्य हैं, प्रचलित धारणा। फिर है उपमानगत अर्थ। ये उपमानगत अर्थ क्या है? कई बार हम जो एडजेक्टिव बना देते हैं जोड़कर, जैसे गाय के आगे लगा दिया नील, नील गाय, तो नील गाय का मतलब क्या हो गया? गाय से नील की विशेषता पता लग रही है। और वहीं पर कल्प वृक्ष, शब्द तो मूल वृक्ष था और यहां क्या था? गाय। ये उपमान लगा दिए गए। तो कई बार हम किसी एक खास विशेष के बारे में बता रहे हैं, और गाय तो ढेरों होंगी। अब विशेष के लिए कैसे करें? तो हमने उसकी उपमान लगा दिया। एक खास पेड़ के बारे में बताना चाहते हैं, पेड़ तो पेड़ होता है, बहुत सारे पेड़ हैं, तो हमने एक विशेषता लगा दी। तो इस प्रकार उपमानों के द्वारा भी अर्थ जो है बताए जाते हैं या चलते हैं। अब आइए प्रकरणगत अर्थ। ये प्रकरणगत अर्थ क्या है? प्रकरण होता है प्रसंग, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अर्थ निकाले जाते हैं। किस सिचुएशन में क्या अर्थ चल रहा है वो हमें देखना होता है। मान लीजिए हमने पढ़ा था खोलो जू की वार तुम के ही एती बार
कृष्ण कह रहे हैं कि दरवाजा खोलो, तो मैं कितनी बार से कह रहा हूं। और राधा पूछती है को तुम, कौन हो तुम? और कृष्ण क्या कहते हैं? हो घनश्याम, मैं घनश्याम हूं। तो प्रसंग में कृष्ण ने अपना परिचय दिया ये, लेकिन राधा ने प्रसंग में क्या अर्थ लिया जान करके? तो बरसों किति और जाए। घनश्याम का इस प्रसंग में कृष्ण का अर्थ अपना परिचय देने के लिए कृष्ण ने दिया, लेकिन राधा ने इस घनश्याम का इस प्रसंग में जान करके क्या अर्थ निकाला? काला बादल। अकॉर्डिंग टू प्रसंग देखना चाहिए, अर्थ आते हैं। जो बड़े बड़े कवियों पर आलोचना हो जाती है, आक्षेप लग जाते हैं, उसके कारण ये प्रकरण की स्थिति ही होती है। लोग प्रकरण को ना देखकर उसकी अलग व्याख्या कर बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुलसी पर आरोप लगाया जाता है कि ढोर गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। ये कहकर तुलसी पर यह आरोप लगाया जाता है कि तुलसी जो है नारी के निंदक है, तुलसी जो है शूद्रों के निंदक है। इसलिए ब्राह्मण, क्योंकि ये ब्राह्मणवादी हैं, शूद्रों के निंदक हैं, और स्त्री के भी निंदक हैं क्योंकि स्त्री ने इनको लताड़ दिया। लेकिन क्या ये प्रकरणगत अर्थ है या व्याख्यागत अर्थ है? तो ये व्याख्यागत अर्थ है। जिसने जैसी व्याख्या कर दी वो अर्थ आ गया और तुलसी को कटघरे में खड़ा कर दिया। प्रकरण क्या है? प्रकरण तो ये है, प्रकरण प्रसंग। क्या प्रसंग है? ये कब की बात है कि जो आरोप लगा रहा है उसको भी नहीं पता होगा ये पंक्ति कहां से है। ये पंक्ति तब है जब राम समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं और समुद्र रास्ता नहीं दे रहा है। अब तब जब राम बाण संधान करते हैं समुद्र को सुखाने के लिए, तब समुद्र जो है माफी मांगते हुए त्राही त्राही करते हुए आता है और ये पंक्तियां कहता है। समुद्र कह रहा है। समुद्र कौन है? जड़ है। और जो जड़ है, जिसमें चेतन की स्थिति नहीं है, वो क्या है? वो मूढ़ होगा, उसकी बात की जा रही है। और वहां पर ढोर गवार शूद्र पशु नारी, शूद्र का मतलब कोई ऐसी कैटेगरी एसटी कैटेगरी का नहीं है। शूद्र का मतलब वहां पर क्या है? संस्कारहीन। समुद्र को संस्कार नहीं है कि किसको रास्ता देना चाहिए, किसको रास्ता नहीं देना चाहिए। वो कह रहे हैं मतिहीन, संस्कारहीन। शूद्र का मतलब यह है। और वो ताड़न के अधिकारी, और जो संस्कारहीन है उसको ताड़ना दी जाती है। संस्कारहीन का मतलब अनुशासनहीन है। स्कूलों में बच्चे अनुशासन तोड़ते हैं, संस्कार में नहीं रहते, इसलिए उनकी पिटाई लगती है। ताड़ना बहुत जरूरी है जिससे वो अनुशासन में रहें। बच्चे को कुर्सी पे नहीं बैठना आता है, वो कुर्सी घुमाता रहता है, अनुशासन भंग करता है, तो टीचर उसके पैर पे एक डंडा मार देती है कि कुर्सी पे सीधे बैठते हैं, कुर्सी घुमाते नहीं है। अनुशासन आ जाएगा, संस्कार डाले जाते हैं। तो सबसे बड़ा संस्कारहीन कौन है अगर हम बात करें तो वो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे किसी अनुशासन को नहीं मानते हैं। तो सबसे बड़े शूद्र कौन है? बच्चे। समझ आया? तो शूद्र की व्याख्या क्या की गई है, जबकि क्या होनी चाहिए प्रकरण के आधार पर। अब आई विकृतिगत अर्थ। ये विवृतिगत अर्थ। विवृतिगत अर्थ, विवृति का मतलब होता है व्याख्यागत अर्थ। कई बार शब्द का अर्थ एक अलग होगा, मूल होगा, लेकिन उसकी कोई व्याख्या कैसे कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी व्याख्या कैसे कर रहा है। जैसे हमने देखा सूधे मन, सूधे वचन, सूधी सकल करतुति।
इतना ही देखें, ये एक शब्द दिखाना चाह रहा हूं मैं आपको, करतूती। सूधे मन सूधे वचन सूधी सकल करतूती। अब इसका अर्थ तुलसी ने जो लिखा है वो तो करतूत का मतलब यहां क्या है, कर्म। लेकिन हम इस करतूती को क्या पढ़ते हैं, करतूत, करतूत मतलब बुरी हरकतें या कुकर्म कहें। ठीक है, अब आप व्याख्या कैसी करना चाह रहे हैं तुलसी की, आप देख लो। इस शब्द की व्याख्या आप कर्म कर रहे हैं या आप बुरी हरकतें कर रहे हैं, आपके ऊपर व्याख्या होगी। आप ताड़न की व्याख्या क्या कर रहे हैं, ताड़न मतलब प्रताड़ना, ये कर रहे हैं तो एक नया अर्थ आएगा। अगर आप इसकी व्याख्या तारण कर रहे हैं, तारण मतलब तारना, मोक्ष देना, तो एक अलग व्याख्या आएगी। अगर ताड़ना, ताड़ना मीन्स देखना, अगर आप ये व्याख्या ले रहे हैं तो एक अलग अर्थ आएगा। क्लियर हुआ बात? तो क्लियर, ये जो तीन अर्थ हैं, एक तरफ जहां प्रताड़ना में निंदा दिख रही है, वहीं अगर हम बात करें इन सबको तो सबसे पहले तारना चाहिए, मोक्ष मिलना चाहिए। तुलसी तो बल्कि इनके प्रति सहानुभूति रखते दिखाई देंगे, बिल्कुल अपोजिट व्याख्या हो जाएगी। और सामान्य व्याख्या में देखना हो जाएगा कि इनकी केयर बहुत जरूरी है। बच्चों की केयर, संस्कारहीन है बच्चे, उनकी केयर सबसे जरूरी है। स्त्री की केयर बहुत जरूरी है, ढोल की केयर बहुत जरूरी है, पशु की केयर बहुत जरूरी है। नहीं तो आपका पशु किसी के खेत चर जाएगा, आपको नुकसान भरना पड़ेगा। केयर बहुत जरूरी है। तो जैसी व्याख्या करेंगे वैसा अर्थ आएगा। क्लियर हुआ यहां तक? अब आइए इससे आगे की बात करें। ज्ञात का सानिध्य, सानिध्य मतलब होता है साथ। कभी कभी क्या होता है कि प्रसिद्ध शब्दों के साथ अप्रसिद्ध शब्द रख दिया जाता है और उससे उसका अर्थ अपने आप पता लगने लग जाता है। वैसे आपके सामने जो प्रसिद्ध अर्थ है, जैसे बाग में गेंदा, गुलाब, चमेली, नरगिस के फूल खिले थे, तो इस वाक्य में आप क्या देखते हैं? आपको नरगिस का अर्थ नहीं पता होगा, लेकिन जैसे ही आपने ये सेंटेंस बनाया बाग, और बाग में लिख दिया गेंदा, गुलाब, चमेली, आपको ये प्रसिद्ध अर्थ पता है, ये फूल है, तो आपको ये भी पता लग गया कि ये भी इसका मतलब क्या होगा, एक फूल होगा। तो आपको पता लग गया नरगिस भी एक क्या है, फूल है। अधिकतर हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं सानिध्य से। आपसे एक सिंपल शब्द पूछूं कि इसका अर्थ क्या है तो आप नहीं बता पाते, लेकिन मैं उसे वाक्य में प्रयोग करके दे दूं तो आप क्या करेंगे, उस सेंटेंस के आगे पीछे के पदों से जोड़कर उसका एक अर्थ निकालने का प्रयास कर लेंगे, और तुक्के से सही भी होगा, ऐसा भी होगा। सामान्यतः पूछूं तो पता नहीं होगा। मैंने अगर मान लो सानिध्य दे देता, बोलता सानिध्य का क्या अर्थ है, आप शायद कोई बता भी नहीं पाता कई बार कि सानिध्य का अर्थ क्या है, लेकिन वाक्य में प्रयोग होते ही आप तुरंत बता देते हैं कि शब्दों का सानिध्य पाकर अर्थ खुलते हैं। तो सानिध्य का मतलब आप थोड़ा बहुत ढूंढ लेते। ठीक है, तो ये जो ज्ञात चीजें हैं उसके साथ कई बार अज्ञात का अर्थ भी पता लग जाता है, जो हमें नहीं पता था। फिर है व्याकरणगत अर्थ। ये व्याकरणगत अर्थ क्या है? व्याकरण में क्या आते हैं? लिंग, वचन, संज्ञा, क्रिया, ये इस तरह के व्याकरणगत होते हैं अर्थ। हम इसके आधार पर सब चीजों को डिसाइड करते हैं। किया क्या है तो आप बताएंगे ये एक क्रिया है। राम क्या है? ये एक संज्ञा है। इस तरह के अर्थ भी निकालते हैं हम। अर्थ निकालने के एक तरीके ये होते हैं इस दृष्टि से, वचन की दृष्टि से। अब आइए कोशगत अर्थ। बहुत सारे शब्द शुरू के, जब भी शब्द बनता है तो उसको एक डिक्शनरी में डाल दिया जाता है, उसका एक निश्चित अर्थ रख दिया गया होता है, ये अर्थ है।
बाद में चाहे उसके कितने ही प्रकार से अर्थ बदलते चले क्यों न जाए। तो जो पहला अर्थ होता है उसे कोशगत अर्थ कहते हैं, डिक्शनरी में जिसे स्थान मिल गया। मान लीजिए गधा। अब गधा क्या होता है, तो गधा जो है कोश में डिक्शनरी में क्या लिखा होगा, एक पशु विशेष जिसकी 4 टांगे, एक होती है पूंछ और भोला होता है और वजन ढोने के काम आता है, ऐसी इसकी डिस्क्रिप्शन होगी। ये गधे का अर्थ है, कोशगत अर्थ है ये। इसी का कहीं व्यंग्यात्मक प्रयोग कर लेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा मूर्ख। ठीक है, तो कोश में क्या अर्थ है और वास्तविक क्या अर्थ है। अभी नरगिस बोल रहे हैं, नरगिस फूल है, डिक्शनरी में नरगिस का एक अलग अर्थ होगा, प्रयोग में नरगिस एक सुनील दत्त की पत्नी का नाम भी होगा। ठीक है, अलग अलग। तो भारतीय दृष्टि में शब्द के जो अर्थ हैं वो इतने 8 प्रकार से चलते हैं, हमारे आसपास घूमते हैं। कोई अर्थ हमने व्यवहार के बल पे लिया है, कोई अर्थ हमने आप्त वाक्य की दृष्टि से ग्रहण किया हुआ है, कुछ अर्थ हमने उपमान की दृष्टि से ग्रहण किए हुए हैं, कुछ हमने परिस्थिति प्रसंग के हिसाब से ग्रहण किए हुए हैं, कुछ को हमने व्याख्या के आधार पर लिया हुआ है। जैसे आपने पढ़ा था, मैंने कहा कनक कनक ते सौगुनी, इसकी व्याख्या जिसने जो बता दी वही अर्थ आपने जान लिया, एक का अर्थ धतूरा, एक का अर्थ सोना। लेकिन हो सकता है इसका अर्थ ये दोनों ना हो, लेकिन जो व्याख्या चल रही है वो चल रही है। ऐसा ही हमने ज्ञात वाले सानिध्य पे मैंने कहा सब बहुत कुछ हम ऐसा ही करते हैं। जब हमें शब्द नहीं समझ आता, हम पूरे वाक्य को 2 बार 3 बार पढ़कर उसका अर्थ जोड़ने की कोशिश करते हैं, सानिध्य के बल पर ही जोड़ते हैं। फिर व्याकरणगत अर्थ भी, अब डिक्शनरी तो हम देखी हमने उससे अर्थ निकाले शुरुआत में। तो इस प्रकार हम जो है अर्थ कैसे पकड़ते हैं उसकी चर्चा यहां पर की गई है। क्लियर हुआ ये? और पाश्चात्य वाले वो 3 जो हमने बात की थी, प्रदर्शन, विवरण और अनुवाद, ये पाश्चात्य विद्वान जो हैं अर्थ लेने के वो तरीके उनके हैं, पाश्चात्य के 3 जो हमने पहले पढ़े थे। और ये हैं कौन? 8 जो हमने देखे किसके? भारतीय मत के अनुसार। अब आइए अर्थ परिवर्तन की दिशाएं। अर्थ परिवर्तन की दिशाएं, अर्थ कैसे कैसे बदलता है, तो इसकी 3 दिशाएं बताई गई हैं। अर्थ संकोच, अर्थ विस्तार और अर्थादेश। अर्थ संकोच, अर्थ विस्तार और अर्थादेश। पेपर में पूछ सकता है अर्थ परिवर्तन की कितनी दिशाएं हैं? 3 हो सकता है, कौन सी नहीं है तो एक इसमें से नहीं होगी। अर्थ संकोच का मतलब क्या होता है? अर्थ का सिकुड़ जाना। अब अर्थ कैसे और कब सिकुड़ता है? अर्थ कब और कैसे सिकुड़ता है? जब मान लीजिए एक शब्द जो है वो कई चीजों के लिए था और बाद में वो केवल एक ही चीज के लिए रह जाए, तो ये होगा उसका अर्थ का संकुचन। जैसे मृग शब्द है। अब मृग जो शब्द है वह सारे पशुओं के लिए प्रयोग होता था, सारे पशुओं को मृग कहते थे। इसलिए राजा जब शिकार पे जाता था तब उसे कहते थे कि राजा मृग्या पे जा रहा है। मृग्या मतलब शिकार पर, पशुओं के। लेकिन आज जो है इस मृग का अर्थ हो गया है क्या? हिरण। क्या अर्थ हो गया? हिरण। इतने सारे पशुओं के लिए प्रयोग होता था, अब केवल हिरण के लिए प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये क्या हुआ? अर्थ संकोच। अर्थ विस्तार में इसका अपोजिट हो जाता है।
पहले केवल एक चीज के लिए अर्थ था और अब बहुत सारी चीजों के लिए अर्थ हो जाए। फॉर एग्जाम्पल तेल, तेल का अर्थ क्या था? तिल से निकलने वाला पदार्थ क्या कहलाता था? तेल कहलाता था। केवल जो तिल से निकलता है। लेकिन आज तेल का मतलब सरसों का तेल भी है, मिट्टी का तेल भी है, नारियल का भी तेल है, पेट्रोल आदि को भी हम तेल कह देते हैं कि गाड़ी में तेल डलवाला। पसीने को भी, श्रम को भी हम तेल कह देते हैं। जब बहुत मेहनत करें और पसीना निकल जाए तो क्या कहता है व्यक्ति? हमारा तो तेल ही निकल गया। ठीक है, तो इस प्रकार उस तेल शब्द के कई अर्थ आ गए, विस्तार की स्थिति में आ गया। फिर है अर्थादेश। अर्थादेश का मतलब है अर्थ का पूर्णतः बदल जाना। पूर्णतः बदल जाना, शब्द का जो अर्थ था पहले रूढ़ अर्थ, वो पूरी तरह से बदलकर कोई और अर्थ हो गया हो, तो वो क्या कहलाएगा? अर्थादेश की स्थिति कहलाएगी। जैसे गंवार शब्द है, इसका जो मूल अर्थ था गांव में रहने वाला, लेकिन आज गंवार, गांव में रहने वाले किसी व्यक्ति को हम देखकर ये नहीं कहते तू गंवार है, मतलब तू गांव में रहता है, ऐसा नहीं कहते, क्योंकि आज इसका पूरा अर्थ बदलकर क्या हो गया है? मूर्ख हो गया है। इसे कहते हैं अर्थादेश की स्थिति। क्लियर हुआ है तीनों? पहले तो अब इससे आगे चलें और देखें तो भोलानाथ तिवारी, ये जो अर्थ परिवर्तन की 3 दिशाएं बताई हैं, अब भोलानाथ तिवारी 3 न मानकर 5 मानते हैं। इन तीनों के अलावा 2 को और मानते हैं। उसमें है एक अर्थोत्कर्ष, अर्थोत्कर्ष और अर्थोपकर्ष, अपकर्ष। ये जो स्थिति है, अर्थापकर्ष, ठीक है, ये 2 चीजें बताते हैं, लेकिन वास्तव में 3 ही है रूप। 5 भोलानाथ तिवारी ने माने हैं। नेट वालों से इस तरह डिटेल में जा सकता है भोलानाथ तिवारी ने अर्थ परिवर्तन की कितनी दिशाएं मानी है, लेकिन ये पूछता है केवल अर्थ परिवर्तन की कितनी दिशाएं हैं, तो आंसर क्या दोगे? 3। और ये जो भोलानाथ तिवारी ने 2 बताई हैं, ये वास्तव में अर्थादेश के 2 रूप हैं। अर्थादेश के ये 2 रूप दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं ये भी हमें जानना पड़ेगा। इसे यूं बांट लें, अर्थोत्कर्ष, अर्थापकर्ष। इसमें पहले मीनिंग जाने। इसका मतलब है अर्थ का उत्कर्ष। उत्कर्ष मतलब ऊंचा उठना, और इसका मतलब है अर्थ का अपकर्ष। अपकर्ष मतलब उसके आकर्षण का गिरना। यानी इसमें क्या होता है, मूल अर्थ जो था शब्द का में उत्कर्ष का भाव आ जाता है। उत्कर्ष का भाव आ जाता का मतलब जो शब्द का अर्थ पहले सामान्य था या घटिया था, अब उसका अर्थ क्या हो गया और अच्छा हो गया। तो ये स्थिति क्या कहलाएगी? उत्कर्ष की स्थिति कहलाएगी। अर्थोत्कर्ष किसे कहते हैं? जैसे साहसी शब्द है, ये पहले किसके लिए होता था? चोर और डाकुओं के लिए प्रयोग होता था। ये मूल अर्थ था साहसी, लेकिन आज इसका अर्थ का उत्कर्ष हो गया है।
अब इसका अर्थ चोर या डाकू नहीं, साहसी का अर्थ क्या हो गया है? बहादुर हो गया है। तो अर्थ का विस्तार हो गया, सॉरी, अर्थ का उत्कर्ष हो गया है, उसमें चमत्कार आ गया, आकर्षण आ गया, उसका अर्थ गौरवमयी हो गया। इसलिए साहसी शब्द में चोर या डाकू वाला अर्थ ना होकर क्या हो गया? बहादुर हो गया। तो कौन सा हुआ? अर्थो उत्कर्ष की स्थिति हुई। पेपर में ऐसे ही पूछेगा। पहले चोर और डाकुओं के लिए साहसी शब्द का प्रयोग होता था और आज बहादुर व्यक्ति के लिए साहसी शब्द का प्रयोग होता है। बताइए साहसी शब्द का अर्थ का कौन सा रूप हुआ? के अर्थ का क्या हुआ? के अर्थ का क्या हुआ? अर्थो अपकर्ष हुआ, अर्थोत्कर्ष हुआ, अर्थ विस्तार हुआ, अर्थ संकोच हुआ। ऐसे करके पूछेगा। अभी नहीं आया ऐसा क्वेश्चन, अभी तो सैद्धांतिक आया अर्थ परिवर्तन की कितनी दिशाएं हैं, लेकिन आपसे ये पूछ सकता है। ये बिल्कुल इसका अपोजिट है, अर्थापकर्ष। इसमें क्या होता है कि जो मूल अर्थ था गौरवमयी अर्थ, अब जो है वो गौरवमयी अर्थ गिरकर बिल्कुल घटिया हो गया है। तो वो स्थिति होगी कौन सी? अर्थापकर्ष। फॉर एग्जाम्पल असुर। असुर का जो पहले अर्थ था देवता था, लेकिन आज असुर का अर्थ क्या है? राक्षस। तो ये जो गौरवमयी अर्थ था वो आज अपकर्ष की स्थिति में आ गया है। इसलिए ये क्या स्थिति हुई? अर्थापकर्ष की स्थिति हुई। ऐसे ही आपको देगा। अब आप सोचेंगे कि हमें क्या पता सर कि कौन सा जो शब्द का अर्थ था पहले। अब तो जो है वो तो पता ही है, लेकिन पहले क्या था? एग्जामिनर आपको देगा, ये लिख के देगा कि पहले देवताओं के लिए असुर का अर्थ शब्द प्रयोग होता था, लेकिन आज राक्षसों के लिए असुर का प्रयोग होता है। तो बताइए असुर शब्द में अर्थ की क्या स्थिति हुई? ऐसे करके देगा, खुद देगा। आपको अभी जानने की जरूरत नहीं कि मृग का अर्थ क्या था, आपको नहीं पता, वो देगा। बस आपसे तो सिचुएशन जानेगा कि अर्थ की स्थिति में क्या हुआ, संकोच हुआ, विस्तार हुआ, या फिर अर्थोत्कर्ष हुआ या अपकर्ष की स्थिति हुई। और इसको हमने अर्थादेश के अंतर्गत क्यों रखा है? क्योंकि अर्थादेश में अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। आप देख रहे हैं साहसी का अर्थ पूरी तरह बदल गया, असुर का पूरा अर्थ बदल चुका है। इसलिए भोलानाथ तिवारी ने 5 माने, लेकिन वास्तव में 3 ही भेद हैं, और ये दोनों भेद किस में आने चाहिए? अर्थादेश में आने चाहिए। क्लियर हुआ यहां तक? देख लो एक बार। ठीक है, आगे चले इससे। अब हम जो देखने जा रहे हैं इस अर्थ विज्ञान का अंतिम चरण, जिसमें हम बात कर रहे हैं किसकी? अर्थ परिवर्तन के कारण। किन कारणों से बेसिकली अर्थ परिवर्तन होता है? अर्थ जो एक था वो तो बन गया, लेकिन अर्थ परिवर्तन जो है कई कारणों से होता है। एक शब्द का एक अर्थ था, लेकिन उसका अर्थ कहीं कुछ और गया। जैसे भी हमने देखा था गंवार शब्द, उसका एक अर्थ था गांव में रहने वाला, लेकिन उसका अर्थ हो गया बदलकर मूर्ख। तो क्यों हो गया? उसका कोई कारण होगा। तेल का अर्थ केवल तिल का तेल ना रहकर और हो गया, इसका कोई और कारण होगा। ठीक है, तो अर्थ परिवर्तन के क्या कारण हैं ये आपको जानने हैं। हो सकता है पेपर में जो मैं लिखवा रहा हूं कारण यही नाम दे दें और बोले बताइए अर्थ परिवर्तन का कौन सा कारण नहीं हो सकता या नहीं होता। दूसरी बात ये भी पूछ सकता है कि एक उदाहरण दे दे और बताए कि पूछ ले कि भाई बताइए इसमें जो अर्थ परिवर्तन हुआ उसका मूल कारण क्या होगा। ठीक है, तो ये भी आपको बताना पड़ सकता है।
पहला कारण भौगोलिकता, या इसको यूं कहें सामाजिक दूरी। हमने पहले भी पढ़ा था भाषा के संदर्भ में, कबीर कहते हैं कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बदले बानी, यानी भाषा बदल जाती है। जब भाषा बदल जाती है तो अर्थ भी बदलेंगे उन शब्दों के कई जगह। एक स्थान पे जिसकी जो बात की जाती है वो शब्द कहीं और कुछ और रूप में भी हो सकता है। जैसे हम यहां पर जिसे मोटा कहते हैं उसका मतलब होगा, मोटा का मतलब फैटी, लेकिन वही गुजरात में मोटा का मतलब क्या है, बड़ा है। जिसे हम बड़ा कहते हैं पहाड़ में, वो बड़ा का मतलब कुछ और है। साउथ में बड़ा का मतलब कुछ और होगा। अलग अलग भौगोलिकता के स्थिति के साथ बदलते चले जाइए, थोड़ी थोड़ी दूर पर उसका उच्चारण और इवन उसका अर्थ दोनों बदल जाते हैं। हमारा अभी अभिप्राय शब्द के उच्चारण पर नहीं है कि जैसे भटूरे शब्द को जैसे ही पंजाब के एरिया में जाएंगे तो वो भटूरा भटूरा ना रहकर पटूरा हो जाएगा, पटूरा। ठीक वैसे ही ये तो उच्चारण है, लेकिन मीनिंग तो वही रहा। लेकिन कई जगह मीनिंग ही बदल जाता है शब्दों का, इसलिए सामाजिक परिवर्तन जो है वो अलग अलग है। जैसे हम बात करते हैं अपने रिश्तेदारी में, हिंदी में अगर हम बात करें तो हमारे लिए माँ, पिता, बहन, भाई, ये शब्द हमारे पास है। लेकिन यही भौगोलिक परिवेश अंग्रेजी परिवेश में चले जाएं तो अलग अलग रूप में मिल सकते हैं। जैसे वहां पिता के लिए फादर है, लेकिन वही फादर एक तो पिता है और एक फादर चर्च का पादरी है। जैसे ही सामाजिक स्थान बदला, ये रिलेशन में था पिता फादर, लेकिन जैसे ही आप जाएंगे चर्च में तो वहां बदल जाएगा। ये जो बहन है जिसे सिस्टर कह रहे हैं, सामाजिक संबंध तक तो सिस्टर का मतलब बहन है, लेकिन जैसे ही आप हॉस्पिटल जाएंगे तो नर्स को क्या कह रहे हैं, सिस्टर कह रहे हैं। यानी सामाजिक परिवेश बदलते ही आप देखेंगे अर्थ बदल जाएंगे। आपका अपना नाम होगा, लेकिन जैसे ही आप मंदिर में जाएंगे आप भक्त हो जाएंगे। भक्त वो है भक्ति करने वाला, भक्त कुछ और वो है भक्ति करने वाला, लेकिन आप कोई और है। जैसे ही सामाजिक स्थिति में जाएंगे तो आपका नाम नहीं बुलाएगा, क्या कहेगा, भक्त। भक्तों लाइन में लग जाओ, ऐसे कुछ कहेगा। तो भौगोलिक जो स्थिति है उसके कारण अर्थ बदलते हैं, और बहुत सारे कारण हैं। ऐसे ही हुआ। और आप जैसे किसी नई जगह जाते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे यहां तो ये बोलते हैं, हम प्याज बोलते हैं जिसे, वो वहां पर कांदा बोलते हैं। तो अर्थ परिवर्तन नहीं है, ये शब्द परिवर्तन नहीं है। प्याज अर्थ तो वही रहा, लेकिन प्याज के लिए कांदा वहां प्रयोग हो रहा है। लेकिन बहुत जगह शब्द वही रहता है और अर्थ क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो शब्द परिवर्तन और अर्थ परिवर्तन दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना। यहां पर फादर शब्द वही रहा, अर्थ अलग अलग आ गया। एक जगह पादरी, एक जगह पिता। शब्द परिवर्तन होता तो क्या होता, अर्थ वही रहता और शब्द बदल जाते। जैसे पानी के अर्थ बदल गए, सॉरी शब्द बदल गए, क्या, वारी, नीर, वाटर। ये शब्द का